ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, रुपया ब्लैक एंड व्हाइट। 8 नवंबर से पहले जो लोग अपने घरों में बेहिसाब कैश पर इतराते थे, उनके घरों में इतनी दौलत थी, वो इसी बात पर इतराते थे। वो अब हैरान हैं, परेशान हैं। यानी करोड़ों का उनका पैसा देखते देखते काला हो गया, उनका सिरदर्द बन गया और अब इसी कैश को ब्लैक से व्हाइट किया जा रहा है। ये खबर पुख्ता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट तो किया ही जा रहा है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनका पैसा सफेद हो रहा है? क्या नक्सली हैं? क्या व्यापारी हैं? क्या ठेकेदार हैं? या फिर अधिकारी हैं? यह खबर बस्तर से है कि काले सफेद के इस खेल में उन गरीब लोगों को जरिया बनाया जा रहा है जो ना तो इस बात को समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और ना शायद ये समझते हैं कि इसका असर क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। चर्चा इसी बात पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश बदलने के लिए नोट बदलने का फैसला लिया। ये भरोसा दिलाया कि करप्शन खत्म होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी और सबसे बड़ी बात, आतंकियों की कमर टूटेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी सोचा कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन नक्सलियों ने जो काली दौलत जमा कर रखी है वो अब धीरे धीरे सफेद हो रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि नक्सली भोले भाले आदिवासियों को धमकाकर उनके जनधन खातों में अपने पैसे जमा करवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अकेले बस्तर में ही SBI की 40 शाखाओं में जनधन खातों में 300 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। खुद बैंक प्रबंधन इनमें ज्यादातर खातों में जमा कराई गई रकम को संदेह के दायरे में मान रहा है, क्योंकि ज्यादातर खाते ऐसे हैं जिनमें लंबे वक्त से कोई लेन देन हुआ ही नहीं और अचानक ग्रामीणों ने बड़ी रकम जमा कराई है। सूत्रों के मुताबिक अवापल्ली, दोरनापाल, बीजापुर, सुकमा और भोपालपट्टनम की SBI शाखाओं में जमाकर्ताओं ने अपने खातों में काफी रुपए जमा करवाए हैं। मामला अब सरकार की नजर में भी है और मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया है कि अगर नक्सलियों के पैसों का अंदेशा हुआ तो जांच कराई जाएगी। ऐसे कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हुई है और जहाँ जहाँ शंका है उन खातों पे बारीकी से जांच भी होगी। पूरा बस्तर संभाग काफी बड़ा बिजनेस सेंटर भी है, मगर अतिरिक्त नक्सलियों के यदि फंड के बारे में शंका होगी तो उन खातों को अलग से जांच। यहाँ सवाल यही है कि क्या ये बड़ी रकम वाकई ग्रामीणों की है, नक्सलियों की है या फिर किसी और की? क्योंकि कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है कि इतनी बड़ी दौलत नक्सलियों की कैसे हो सकती है, जबकि उनका सालाना बजट इससे लगभग आधा होता है। औसतन जनधन खाते में अगर 20,000 रुपए औसतन एक खाते में जमा होते हैं तो आपको 1.5 लाख लोग लगेंगे 300 करोड़ की राशि पहुंचने में। दूसरी तरफ देश के IB के जो प्रमुख हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ऑल इंडिया लेवल पे नक्सलाइट फंड जो उन लोग आकलन करते हैं वो कुल 140 करोड़ का है ऑल इंडिया लेवल पे। तो अकेले छत्तीसगढ़ में ये 300 करोड़ को नक्सली फंड बताना या ऐसा सोचना, मैं समझता हूं कि एक और प्रयास प्रचार का ही है और लोगों को भ्रमित करने का है। नेता प्रतिपक्ष इसी तर्क के आधार पर यह भी कह रहे हैं कि जो पैसा जमा हो रहा है वो किसका है, इसके पूरे तथ्य सामने आने चाहिए। जरूर जांच हो, ये पैसा कहां से आया। 1.5 लाख लोग अगर औसतन 20,000 के लगते हैं और 300 करोड़ की राशि है तो इसको देखना चाहिए क्या बात है। ये नक्सली राशि इतनी बड़ी हो सकती है, मैं नहीं मानता। TS सिंहदेव की जानकारी अपने तौर पर सही भी हो सकती है, लेकिन नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल DG DM अवस्थी की माने तो नक्सली अकेले छत्तीसगढ़ से सालाना 1,500 करोड़ की लेवी वसूलते हैं। मामले की जानकारी लगते ही DM अवस्थी ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन के निर्देश दे दिए। अवस्थी खुद भी सुकमा और जगदलपुर के दौरे पर चले गए। ये पैसा नक्सलियों का हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या पुलिस की कड़ी नजर के बावजूद नक्सली इतनी आसानी से अपना पैसा जमा करा सकते हैं, या फिर ये दौलत स्थानीय अधिकारियों, ठेकेदारों और नेताओं की है जिसे अब गरीब लोगों के खाते में जमा करके ब्लैक से व्हाइट किया जा रहा है? वाकई मामले में एक बड़ी जांच की जरूरत है। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर।
और ये सवाल इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि ये देखने में आया 8 नवंबर के बाद कि जो जनधन खाते खोले गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए, उन जनधन खातों में उन गरीब लोगों ने जो बेहद गरीब हैं, आदिवासी हैं, उनके खातों में 20,000 रुपए से ज्यादा रकम अचानक जमा होने लगी। बैंक के अधिकारी जो हैं, जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं, उनके सामने समस्या यह है कि जो लोग जमा कराने पैसा आ रहे हैं, उनकी भाषा को बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके का उनका मोटिव है और कहां से पैसा आ रहा है, ज्यादा पूछताछ तो वो कर नहीं सकते। इसलिए ये पैसा सीधे तौर पर जमा होता जा रहा है। लेकिन जो हुलिया है, जो वेशभूषा है ग्रामीणों की, वो ये संदेह जरूर पैदा कर रही है कि इन ग्रामीणों के पास क्या वाकई इतनी रकम, इतना पैसा हो सकता है। एक और दावा किया है टी.एस. सिंहदेव ने कि आईबी के अधिकारियों की अगर माने तो नक्सलियों का सालाना फंड होता है 140 करोड़, 150 करोड़। फिर ये 300 करोड़ रुपए नक्सलियों का कैसे हो सकता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी ये कहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए तो अकेले छत्तीसगढ़ से लेवी और वसूली के तौर पर नक्सली उगाते हैं। और इतनी बड़ी रकम अगर वो उगाते हैं तो जाहिर बात है कि कुछ पुराना पैसा इन लोगों ने दबा कर रखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी इस पर खड़े हुए हैं और सवाल इस नजरिए से है क्योंकि जिस दिन से यह फैसला हुआ और जिस मकसद के साथ यह फैसला हुआ वो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। लिहाजा तमाम फोर्सेस, तमाम सुरक्षा बल खास तौर से नक्सलियों पर निगाह गड़ाए हुए हैं कि वो अपने दबे हुए माल को, दबे हुए पैसे को इन बचे हुए दिनों में कहीं ठिकाने न लगा पाए, किसी खाते में जमा न करा पाए। और अगर पुलिस की नजर वाकई इतनी मजबूत है, इतनी तेज है कि नक्सलियों पर वो पूरी निगाह रख रहे हैं, तब भी क्यों आखिर स्थिति इस तरह की है कि बताया जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए के आसपास पैसा जो जमा हुआ वो नक्सलियों का है। और इसीलिए एक शक, एक संदेह इस बात पर भी उठता है कि कहीं ये पैसा किन्हीं अधिकारियों का तो नहीं है जिन्होंने पुराना माल दबा कर रखा हो, कुछ ठेकेदारों, कुछ व्यापारियों का तो नहीं है जिनके पास पुरानी रकम पड़ी हो, वो कहीं फोर्स कर रहे हों या लालच दे रहे हों ग्रामीणों को, आदिवासियों को और उनके जनधन खातों में ये पैसा जमा करा रहे हों। कुल मिलाकर जो पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें मोटी बात यही है कि पैसा सफेद करने की प्रक्रिया तो चल रही है, या फिर हम ये मान लें कि बस्तर के जो आदिवासी हैं वो अचानक रातों रात अमीर हो रहे हैं, या फिर उन्होंने वाकई इतना पैसा अपने घरों में स्टोर करके रखा था, जबकि उनके खाते हैं, जनधन खाते उन्होंने पहले खोले थे और अगर उन पे पैसा था तो वो पहले भी जमा करा सकते थे। इसीलिए ये तमाम संदेह की चीजें चल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर गंभीर है और सरकार इस मामले की जांच करा लेगी, साफ हो जाएगा कि पैसा किसका है और किसका नहीं है। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने ये जरूर बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो इस अवधि में 8 नवंबर के बाद अब तक जमा कराया गया। लिहाजा ये बड़ी बात नहीं मानी जा सकती कि 300 करोड़ रुपए जो बस्तर में जमा हुआ है वो नक्सलियों का ही है या फिर अवैध कमाई का ही इसे माना जाए। ये आम लोगों का पैसा भी हो सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा में। साथ ही सुनील सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और बाबूलाल शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल जी आपका भी। सबसे पहले सिंहदेव साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो ये रकम बताई जा रही है 300 करोड़ की, वो नक्सलियों का पैसा हो सकता है? राजू जी देखें, अभी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, आपने एडीजीपी साहब के हवाले से कहा कि एक ने 300 करोड़ कहा और उनके एडीजीपी साहब ने 1500 करोड़ रुपया कहा जी। और यही दुख की बात है, यही हास्यास्पद लगता है कि जिनके हाथों में छत्तीसगढ़ की रक्षा सुरक्षा और उसकी देखभाल की बागडोर है, उनके बयान कैसे हैं और उनके ही दल के केंद्र के गृह मंत्री जी जिनका नाम हरिभाई चौधरी है, उन्होंने राज्यसभा में अपने लिखित बयान में ये कहा कि
सरकार का ये अनुमान है कि कुल भारतवर्ष में एक वर्ष के अंदर, एक साल की अवधि के अंदर सभी भारत के क्षेत्र में जहां नक्सलवाद है वहां करीब 140 करोड़ रुपए का फंड जनरेट होता है एक साल के अंदर। जी। तो हमारे देश के गृह मंत्री समूचे भारत के समस्त राज्य जहां नक्सलवाद है वहां का लिखित जवाब राज्यसभा को 140 करोड़ का देते हैं, और यहां हमारे मुख्यमंत्री जी 300 करोड़ और डीजीपी एडीजीपी साहब 1500 करोड़ की जब बात कहते हैं तो ये दुख होता है। देखिए ये जो 1500 करोड़ का दावा है, ये सिंहदेव साहब ने जनता के लिए क्लियर कर दूं, आपको बता दूं कि एडीजी साहब ने अनुमानित ये जो रकम बताई है 1500 करोड़ की, वो अकेले छत्तीसगढ़ से बताई और कहा कि लेवी और वसूली के जरिए नक्सली तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए की उगाही अकेले छत्तीसगढ़ से कर लेते हैं। जी राममोहन जी, मेरा यही कहना है कि ये कितने दुख की बात है, लोगों को किस हद तक आप गुमराह करेंगे, कितना गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। या तो हमारे देश के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, होम डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो राज्यसभा को गुमराह कर रहे हैं कि एक साल में औसतन 140 करोड़ रुपए ही जनरेट होते हैं नक्सलियों के पास, और हमारे एडीजीपी साहब और हमारे मुख्यमंत्री 300 और 1500 करोड़ की अगर बात करते हैं तो हम किसको सही माने? या तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम है, देश आपकी एक और राय मोदी जी के साथ जो काम कर रहे हैं आप उनको हटाइए। और ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 300 करोड़ है ये वाकई नक्सलियों का पैसा हो सकता है? क्योंकि बैंक अधिकारी भी, बैंक के जो कर्मचारी है वो भी इस पर संदेह जता रहे हैं कि जिन जनधन खातों में अब तक कोई पैसा नहीं आया, अचानक वहां पर पैसा आने लगा, और उन लोगों की वेशभूषा को देखकर नहीं लगता कि वाकई जितने वो पैसे जमा करा रहे हैं उन्होंने ये पैसे घर में रखे होंगे। मैंने स्वयं, देखिए मेरे पास बस्तर क्षेत्र से फोन आए थे, मैंने डीजीपी साहब से फोन करके इस बात को स्वयं बताया है कुछ दिन पहले कि गांव से जो लोग पैसा जमा करने जा रहे हैं उनको पुलिस रोक के और उनसे दबाव बना के उनसे पूछताछ करके उनको परेशान और तंग कर रही है। जो लोग वहां पर जा रहे हैं अपना आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं, बैंक में बिना आईडी प्रूफ के आप जमा नहीं कर सकते, और ऐसे ग्रामीण लोगों का अपमान करना, मैंने आपको एक संख्या भी बताई कि अगर 300 करोड़ की बात आप करें तो औसतन 1.5 लाख लोग बस्तर के होते हैं। 1.5 लाख लोग बस्तर के आप कह रहे हैं कि नक्सलियों के पैसे को सफेद कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि कुल पैसा जो सर्कुलेशन में है उसका 6% ही काला धन है। 6% मात्र काला धन है, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो 10,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी बैंकों में आए हैं, उस 6% को लगाए तो कितना पैसा हुआ? और वो पैसा पूरा का पूरा जो काला धन है वो नक्सलियों के पास है। नक्सली पैसे को जमा करके उनके रहने के ठिकाने नहीं, कच्चों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कहां रहते हैं, वो नोटों को लेके भारी बरसात और ये सब में नोटों को रखेंगे। वो तो उस पैसा अगर उनके पास इतना आ गया तो उसका इस्तेमाल करके हथियार खरीदें, दूसरा काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, लोगों को। सुनील जी, इसमें एक अहम सवाल है कि पैसे तो जमा हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसे तो बैंकों में आ रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी भी मान रहे हैं कि 10,000 करोड़ पूरे छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर के बाद से अब तक जमा हुआ है। बस्तर में जो पैसा विशेष रूप से जमा हो रहा है वो किसका है? क्या आपको लग रहा है कि इस पर एक बड़ी जांच करवाने की जरूरत है? सुनील जी। हेलो। हाँ जी। जो नेता प्रतिपक्ष जी जो कह रहे हैं वो 2 किस्म की बात कर रहे हैं। एक की मैं स्वयं बात किया वहां पर जाकर कि ये आईडी प्रूफ लेकर आ रहे हैं, इनका पैसा क्यों ना जमा किया जाए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये पैसा नक्सली का नहीं है, अन्य लोगं का है, अधिकारियों का है। मैं वहां नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आया। फोन आए थे। दूसरा ये है, और फोन से मैंने दूसरा डीजीपी साहब को मैंने ये जानकारी दी थी। जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा अगर वो पैसा नक्सलियों का है। बस्तर से मेरे पास फोन आया। जी नहीं, मैंने भी यही कहा कि आपके पास फोन आया, आपने वहां पर निर्देश दिए होंगे अधिकारियों को कि इनको तंग न किया जाए। जी। तो वो लोगों ने पैसा जमा किया। अब प्रश्न ये होता है कि वो पैसा किसका है। तो इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि ये पैसा अगर नक्सलियों का है,
कि वहां पे व्यापारी का है कि अधिकारी का है। अब उस पर जांच होगी, जांच के बाद में सारी बातें सामने आ जाएगी। और अगर उनका पैसा नहीं है, मान लीजिए जो ग्रामीण ने वहां पर जमा किया है, तो आज उसको जो है अगर मान लीजिए 29,000 से ऊपर का पैसा जमा किया है, उसका गरीबी रेखा का कार्ड उसका छीना जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे जब एक जो व्यवस्था है उससे अगर वो दूर होगा, जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसको मैं मानता हूं, 1 रुपया किलो उसको चावल मिलने वाला है, चना मिलने वाला है, नमक मिलने वाला है, और भी सुविधाएं जो मिलने वाली है, वो सारी सुविधाओं से जब वो वंचित होने की जब उसके पास में बात की जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर वो सच बोलेगा। और सच बोलेगा तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी कि वो एक्चुअल में पैसा किसका है। तो इसके लिए बहुत डिबेट की बात नहीं है और बहुत राजनीतिक बात नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर में लेना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें सहयोग भी करना चाहिए आपको, कि अगर काला धन है और किसका धन है, अगर वो सामने लाने की बात अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये होना चाहिए, जांच व्यवस्था और दुरुस्त होना चाहिए। आपको जांच व्यवस्था में कहीं कमजोरी लगती है तो उसके लिए सुझाव देना चाहिए कि ये व्यवस्था जो जांच कर रही है ठीक नहीं है भाई, इसके अंदर में इससे और बड़ी जांच होना चाहिए। इस पे सिर्फ एक ही एंगल पे जांच सीमित रहनी चाहिए कि ये नक्सलियों का पैसा है कि नहीं है। उनका अगर क्लू ना मिले तो फिर जांच की क्या जरूरत है, ऐसा हो जाए। या फिर वाकई ये किन का पैसा, जिस तरफ सिंहदेव साहब इशारा कर रहे हैं कि क्या अधिकारियों का पैसा है, क्या व्यापारियों का है, क्या ठेकेदार उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं जो वहां पर काम करते हैं, ये है किसका पैसा जो अचानक जो आदिवासी हैं वो अमीर लगने लगे हैं, उनके पास पैसा अचानक बढ़ गया है क्या? शर्मा जी, मैंने आपसे, मैं बाबूलाल जी बात तो आप सुनिए, मैंने यही बाबूलाल जी से राय मांग रहा था, जो है ये पैसा किसका है, मैं इसी बात को लेकर समय तो होना ना। मैं बाबूलाल जी से कमेंट लेना चाह रहा था इसी पे। बस मैं बताना चाहता हूं जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि उसके दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, कई लोगों का पैसा हो सकता है, और जो आंकड़ों का डिफरेंस वो प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं सहमत हूं उससे कि जब ऐसी परिस्थितियां हो तो जांच के जो पहलू होते हैं वो बहुत सारे होने चाहिए। सिर्फ एक पहलू नक्सली का नहीं, नक्सली भी एक पहलू है निश्चित रूप से। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं तो सुकमा क्षेत्र या दंतेवाड़ा क्षेत्र या नक्सल क्षेत्र जहां पर बैंक हैं, वहां पर के जो बैंक है वो सुरक्षित माने गए हैं। इसका अर्थ साफ है कि वहां अगर इतना पैसा आया है, 300 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपये डिफरेंस है बातों में, तो वो जो है उस क्षेत्र को सुरक्षित मान करके व्यापारी भी जमा कर सकते हैं, अधिकारी भी जमा कर सकते हैं। बहुत से पहलू हैं, पहलू सब सारे पहलुओं पे जांच होनी चाहिए, किसी एक पहलू पे नहीं। नक्सली वाला पहलू भी होना चाहिए, कोई व्यापारी ने फायदा उठा करके वहां जमा तो नहीं किया, किसी अधिकारी ने, वहां कोई नहीं जाएगा, वहां मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी, वो गहन नक्सली क्षेत्र वहां कोई नहीं जाता होगा, कुछ पहचान नहीं बन पाएगी, तो वहां के बैंक वालों से भी मिली जुली भगत हो सकती है। हर पहलू है इसके, उन सारे पहलुओं को देख करके ये जांच जो है सारे पहलुओं पर जांच करे कि किसका पैसा है, नक्सलियों का है या बैंक वालों, नक्सलियों का पैसा तो कुछ ने जमा किया, नक्सली खुद आए क्या, बैंक वालों ने क्या उसमें विरोध किया, क्या उसमें मॉनिटरिंग की, क्या उन्होंने देखा, किसके दस्तखत से, किसके हस्ताक्षर से पैसे जमा हुए, पैसे खातेदार के दस्तखत है कि नहीं है। बहुत सारे पहलू है, पहलू तो एक पहलू में अगर जांच करेंगे तो इस जांच का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जांच हर पहलू से हो कि ऐसे क्षेत्र में जहां सेंसिटिव इलाका है वहां पर किन लोगों ने वो पैसा जमा किया। अगर नक्सलियों ने जमा किया तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई। निश्चित रूप से बैंक के अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ तो क्लू मिला होगा कि ये पैसा किनका है, और जमा करने वालों के चेहरे देखे होंगे, जमा करने वाले। सुनील जी, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा गया 8 नवंबर के पहले दिन से, जिस दिन नोटबंदी की घोषणा हुई, उसी रात से ये कहा गया कि हम नक्सलियों पर पूरी नजर रखेंगे। आपके सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारियों ने कहा, नेताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि पूरी पैनी नजर है सुरक्षा बलों की, कोई पैसा इधर उधर नहीं हो पाएगा। और फिर अचानक ये डिपॉजिट बढ़ जाता है, तो इस पे संदेह होता है कि क्या आप नक्सलियों पर वो नजर रख पा रहे हैं, या फिर नक्सलियों का पैसा नहीं है तो है किसका? देखिए मैं आपकी बात का ये जवाब दे रहा हूं कि भैया जो जमा करने वाला है वो सारे लोगों को हम क्या नक्सली मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वहां के नागरिक ना माने? बिल्कुल। 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख नक्सली तो नहीं हो सकते। ठीक, ये भी कल के रोज हमारे ऊपर में प्रश्न उठेगा जी। तो जो लोग जमा करे हैं वहां के लोगों ने, या उसमें हो सकता है 1-2% नक्सली भी होंगे,
लेकिन इतनी बड़ी तादाद तो नक्सलियों की वहां जमा करने वाली नहीं है जी। तो ये सारा जो है जांच के दायरे में आके कि पैसा किसका है और किसने जमा किया है। हो सकता है कुछ परसेंट जो लोग होंगे वहां बहुत सीधे भोले भाले होते हैं, हमारे आदिवासी भाई लोग, उन लोग बैंक का जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं जानते हैं, अपने पास रखे होंगे। जब उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये 1000 और 500 के नोट बंद हो गए, तो उन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा जो है उसको जमा किया होगा। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इसके अंदर में। एकदम से हम कोई किसी पहलू को अगर हम आरोप प्रत्यारोप करें, मैं इसको बेईमानी मानता हूं। इसको जांच का होना चाहिए और जांच हर दायरे में होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि इसको अगर किसी ने उजागर किया है तो बैंक वाले ने किया है। आरबीआई का मैनेजर है वहां का, उसने कहा कि हमको संदेह हो रहा है। जी जी। तो इसका मतलब है बैंक भी ईमानदारी के साथ में उसके अंदर में सहयोग कर रहा है और भागीदार बन रहा है। मैंने लोकल बैंक की बात की, जो लोकल बैंक के जो मैनेजर होते हैं ब्रांच के, उन लोगों की मिलीभगत तो नहीं है, ये प्रश्न किया मैंने। सिंहदेव साहब, ये मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये कुछ पहलू हैं जो चर्चा में निकलकर सामने आए हैं कि कहां कहां नजर दौड़ानी चाहिए सरकार को, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो बात कही गई कि जांच कराएंगे वो वाकई होगी, या फिर सिर्फ अभी शुरुआत में कही जा रही है बातें और फिर सब रफा दफा हो जाएगा? ऐसे सेंसिटिव मामलों में राजू जी, मेरा ये मानना है कि पहले तो सार्वजनिक बयान आने ही नहीं चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि इसमें किसी ऐसे वर्ग का पैसा कुछ हो सकता है जिन्हें हम नक्सली कहते हैं, तो सार्वजनिक तौर पे एक शब्द कहे बिना आपको पहले जांच कर लेना चाहिए ताकि लोगों को सतर्क होने इत्यादि का मौका न लगे। ठीक। दूसरा, मेरी सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो इस बात की है कि बस्तर क्षेत्र के 300 करोड़ रुपए के जमा करने वाले जनधन योजना के सारे लोगों को हम लोगों ने नक्सली बता दिया या गलत करने वाला बता दिया। ऐसा स्वीपिंग बयान कभी नहीं आना चाहिए। ये उस क्षेत्र के लोगों का अपमान है। क्या जिनको हम राशन कार्ड में 1000 रुपए का अनाज देते हैं, वो 1 रुपए में हम अगर उनको चावल दे रहे हैं, सब्सिडी में सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, मिट्टी तेल के पैसे की भी सब्सिडी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, गैस की भी सब्सिडी उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो जो सामान्य उनकी इनकम है औसत 60,000 रुपए एक व्यक्ति की आमदनी छत्तीसगढ़ के हमारे वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सदन में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की तरक्की हो रही है, खुशहाली हो रही है, और इतने दिन का अगर कुछ राशि लाके हमारे ग्रामीण भाई बहन जमा करते हैं, उन पे ऐसा आरोप लगाना ये बहुत ही असंवेदनशील दृष्टिकोण मैं मानता हूं। और कभी भी इस तरह से स्वीपिंग ऐसा स्टेटमेंट देना, समावेशी स्टेटमेंट दे देना, ये सारा पैसा नक्सलियों का हो सकता है। और सार्वजनिक तौर पे इसको कहना, अगर आप सीरियस होते कि नहीं वाकई में किसी का हो सकता है, आप एक शब्द नहीं कहते और जांच करा लेते। इस प्रकार के बयान देने से केवल एक माहौल बनाने का प्रयास कि क्या हमने नक्सलियों का पैसा पकड़ लिया, देखिए आतंकवाद को रोकने के लिए ये सही कदम था, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। और ऐसे कामों से ना तो नक्सलवाद ना आतंकवाद पे कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने पहले दिन भी ये कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूं, काला धन इन लोगों के पास आपको नहीं मिलेगा। वैसा ये काला धन किनके पास है आप और हम भी शायद जानते समझते हैं, ये दूसरी जगह हम बात को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और बेचारे गांव वाले, बस्तर क्षेत्र के गांव वाले, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, कितने लोग उनमें से हैं जिनको हम जेलों में डाल देते हैं और 5 साल बाद छोड़ते हैं कि आप दोष मुक्त पाए गए, कोई भी आपके खिलाफ तथ्य नहीं मिला। आज जेलों में उनको इतने देर तक रखने के बाद अब हम उनके ऊपर ये आरोप लगा दे रहे हैं कि जनधन के खातों में जो पैसा जा रहा है वो नक्सलियों का है। ये आपत्तिजनक बातें हैं। ठीक है, सुनील सोनी जी। देखिए सीधे साहब, मैंने आपकी बात ही कही, हम उन 1.5 लाख लोगों को नक्सली नहीं बता रहे हैं। मैंने आप इसके पहले ही कहा है, मैंने आपको बोलने के पहले ही कहा कि हम संदिग्धी के दायरे में हम किसी को भी छत्तीसगढ़ के नागरिक को नहीं ला रहे हैं, और खासकर जो हमारे भोले भाले आदिवासी हैं। मैंने तो यहां तक कहा कि साहब कि आप जो है उनका भी गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा हो सकता है। अगर मान लो जी 10,000 15,000 रुपया जमा कराया, 5,000 7,000 रुपया जमा कराया, तो मैंने तो नहीं कहा इस बात को। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर पहलू पे इसकी जांच की जाएगी और इन सारे लोगों के ऊपर में नजर रखी जाएगी, पुलिस प्रशासन, बैंक प्रशासन और सारे लोग मिलकर इसका जांच, तो आपत्ति क्या है? मैं नहीं समझा इसके अंदर।
जो आप कह रहे हैं वो मैं भी कह रहा हूं कि होना चाहिए इसके अंदर में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और कुल मिलाकर मसला यही है, जो दोनों मेहमान हमारे कहना चाह रहे हैं वो यही है कि हर आदिवासी को आप इस शक की नजर से ना देखें कि उसका जो पैसा बैंक में आ रहा है वो किसी और का हो सकता है या नक्सलियों का हो सकता है, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, या फिर ये पैसा उसकी अपनी गाड़ी कमाई का भी हो सकता है। लेकिन बीच में इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हल कैसे निकलेगा कि वाकई जो पैसा आया वो क्या आदिवासियों का है, गरीबों का है, या फिर उनके जरिए कोई अपनी काली कमाई को सफेद करने की कोशिश कर रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच का भरोसा दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।